दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। मैं पहले भी नाटक के ऊपर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, उसमें से एक वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे नाटक के महत्व और उपयोगिता, उद्देश्य और भी कई सारी चीज़ें जानेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। फटाफट से देखते हैं कि नाटक का महत्व और उपयोगिता क्या है। नाटक के गद्य, पद्य एवं मिश्रित रूप। देखिए, कह रहे हैं नाटक की गद्य रचना पद्य तथा मिश्रित तीनों रूपों में होती है तथा हो सकती है। जैसे शेक्सपियर, कालिदास जैसे महान नाटककारों ने अपने नाटकों की रचना पद्य में की है। डीएल राय, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक मुख्य रूप से गद्य में लिखे हैं। उन्हें मिश्रित भी कहा जाता है चूंकि इसके अंदर गाने को भी स्थान मिला है। आप तो समझते ही, अगर आपके पास हिंदी शिक्षण है तो आप समझ पा रहे होंगे जो पद्य वाला जो भाग होता है वो कविता से संबंधित होता है, उसमें भी आप रोल प्ले करवा सकते हैं। जैसे कविता ही है, पेड़ों के ऊपर है, तो आप पेड़ बनाने के माध्यम से पेड़ बना सकते हैं और उसमें कविता का मतलब व्याख्यान करवा सकते हैं, उससे पूरा एक्सप्लेनेशन दिलवा सकते हैं। बच्चे खुद से कविता गा सकते हैं रोल प्ले करते टाइम। ऐसे ही अगर हम गद्य की बात करें तो वहाँ पे कहानी की बात होती है। कोई एक कहानी का होता है, जैसे हम लोग वाली कहानी करते थे, कोई भी कहानी ले सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ कई सारी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, तो कई सारी जो कायाकल्प है या फिर गमन है, गोदान है, तो इन सारी चीज़ों के जो कैरेक्टर हैं उसको भी प्ले करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली महत्व में लिखिएगा या उपयोगिता में लिखिएगा, दोनों में आपके काम आ जाएगा। ठीक है, जो भी पूछा जाए, क्योंकि दोनों एक साथ तो पूछे नहीं जाएंगे, जो भी पूछा जाएगा आप उसमें लिख दीजिएगा। अब देखिए, जनसाधारण की वस्तु। कह रहे हैं नाटक जनसाधारण की चीज़ हो जब यह रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो अच्छे अच्छे मानव इसको सही मानने पर मजबूर हो जाते हैं और दर्शक उन्हें वाहवाही देते हैं। जैसे कि हम जो कुप्रथाएं हैं उनको नष्ट करने की बात कर रहे हैं, तो जब उनके सामने वो चीज़ें आएंगी, भाई हमने जब जिस चीज़ को देखा नहीं है वो चीज़ हमारे दायरे के बाहर है, लेकिन हमारे सामने जब वो नाटक के तौर पर प्रेजेंट की जाती है ना, जब हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी है। तो हम नाटक के माध्यम से जो कुप्रथाएं हैं या जो अच्छी चीज़ें हैं या जो मैसेज है वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें इंसान को माननी ही पड़ती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। रंगमंच पर नाटक की दुरूहता समाप्त हो जाती है, वह जनसाधारण की पहुंच में आ जाती है तथा जनसाधारण आलोलित और विलोड़ित हो जाती है। इस प्रकार नाटक जनसाधारण की वस्तु बन जाता है। जैसे हम लोग रामायण की ही बात करें तो अब तक लोगों को नहीं पता था, मतलब या फिर आगे आने वाली जनरेशन को नहीं पता होता, लेकिन उन्होंने कई सारे नाटक देखे, या हम जो मेला लगता है वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे भी चलती है रामलीला, तो बच्चे बैठ के देखते हैं, या आगे आने वाली जो जनरेशन है वो देखती है कि कैसा कैसा रहा, मतलब ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि इतना कोई शायद पढ़ा लिखा अगर कोई नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा। लेकिन जो नाटक है वो तो जो पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो सबको समझ में आएगा, क्योंकि देख के तो समझने की सोचने की क्षमता लगभग सभी में इतनी है कि इस देख के समझ सके कि क्या बताया जा रहा है ना। तो ये तो पढ़े लिखे अनपढ़ों सभी के लिए है। ठीक, तो आराम से इंसान समझ सकता है। जो समाज में जो लोग हैं उनको समझाने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो नाटक ही है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। अब देखिए, कहना है कवित्व की चरम भाषा। नाटक कवित्व की चरम भाषा है। काव्य में वर्णित दृश्य अथवा अवस्था को मानविक रूप से समझा जा सकता है। इसके विपरीत नाटक में वर्णित दृश्य अथवा स्थिति को रंगमंच पर प्रत्यक्ष देखकर आनंद प्राप्त किया जा सकता है तथा आनंद को ब्रह्मनाद की संज्ञा दी गई है। देखिए, हम जब नाटक देख रहे होते हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहे हों या फिर हम ऑफलाइन भी देख रहे हों, कहीं पे भी किसी रंगमंच पर या थिएटर में कुछ मूवी देख रहे हो, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है, मतलब उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो नाटक एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनंद भी प्रदान करता है और ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है आपको। अगला देखें तो शिक्षण का प्रभावकारी जो है माध्यम है। मनोविज्ञान के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है कि दृश्य श्रव्य तकनीकी के प्रयोग द्वारा शिक्षण पद्धति को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। देखिए, हमारे जो सहायक सामग्री है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उसमें 3 आती है, एक तो दृश्य जो दिखाई दे, श्रव्य जो सुनाई दे, और दृश्य श्रव्य दोनों जो दिखाई और सुनाई दोनों दे। लेकिन जो हमारा नाटक है उसमें दृश्य श्रव्य तो शामिल है ही, साथ में बच्चा खुद उसमें एक्टिविटी करता है, खुद क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता है। इसीलिए, और जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, उसमें क्या होगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाती है ना। जिस चीज़ में बच्चा, जैसे एक इंग्लिश की ही कोई पोइट्री ले लीजिए या इंग्लिश की ही कोई प्रोज की कोई कहानी ले लीजिए, तो बच्चे को इंग्लिश में उतना अच्छा समझ नहीं आएगा जितना वो
खुद से जब बोलेगा, मतलब सेंटेंसेस को बोलेगा, इंग्लिश के ही सेंटेंसेस को बोलेगा, तो उसको भाषा का ज्ञान तो होगा ही, साथ में उसको स्टोरी का भी पता चल जाएगा, है ना। तो इंग्लिश में भी आप रोल प्ले करवा सकते हैं। हर सब्जेक्ट में रोल प्ले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा उसमें खुद एक्टिव होता है, खुद पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। फिर कह रहा है नाटक एक जीवांत श्रव्य दृश्य उपादान है। इस महत्व को आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है कि नाटक का बहुत अधिक महत्व है शिक्षण में, तथा शिक्षण कार्यों में इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। अब तो सभी विषयों को नाटक के माध्यम से ही पढ़ाया जाने की संभावना पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। आचरण तथा व्यवहार की शिक्षा नाटक के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से दी जा सकती है, और इतिहास की शिक्षा को नाटक के माध्यम से जीवांत तथा वास्तविकता को उठाती है। टेलीविज़न तथा अभिनय द्वारा आजकल विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाने लगी है। हमें अकबर पढ़ाना है तो जैसे जो सभी जन एक पार्ट था, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को दिखाना था, तो कई मतलब एक को टोपी पहना के खड़ा कर दिया आपने, या एक के गले में वो क्रॉस का सिंबल डाल दिया, है ना, तो या फिर एक को पगड़ी पहना दी पंजाबियों वाली। तो आप बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक रोल प्ले कर पा रहा है बच्चा, है ना। तो नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इतिहास में भी आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सामाजिक विज्ञान के लोग हैं, तो अगर आपके पास है यानी इतिहास, नागरिक शास्त्र, आप ये सब पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा को ना बोरिंग लगने लगता है कि क्या ही पढ़ा रहे हैं। ऐसे हिंदी में लोगों को टीएलएम नहीं मिलते हैं, तो उनको लगने लगता है कि यार ये तो बोरिंग है, या फिर बुक ही पढ़ाते रहते हैं, बुक से ही पढ़ाते रहते हैं। तो आप उसमें ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लेने लगें, और वो नाटक के द्वारा हो सकता है। जैसे कोई कहानी है तो उसको आप बच्चे को उठा लीजिए, या उनके कुछ आप खुद से ही कुछ ऐसे ले जा सकते हैं, कुछ सहायक सामग्री, कुछ टीएलएम ऐसे ले जा सकते हैं जिससे कि बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहे, ठीक। अब देखिए अगला देखिए, तो लोकहित तथा लोक रंजन की भावना से पूर्ण। नाटक में लोक रंजन तथा लोकहित की भावना प्रमुख होती है। इससे दर्शक तथा पाठकों का मनोरंजन होता है, उन्हें लोकहितकारी प्रेरणा तथा संदेश की प्राप्ति होती है। जो चीज़ें उनके दायरे के बाहर हैं उन्हें समझ नहीं आती हैं, लेकिन वही चीज़ जब उनको किसी कैरेक्टर कर रहा होता है, कोई कैरेक्टर के माध्यम से समझाया जा रहा होता है, तो उनको वो चीज़ समझ आती है, ठीक है। जैसे तो आराम से उन तक मैसेजेस पहुंचाए जा सकते हैं कई सारे, मतलब लोकहित की जो भावना है, यानी हमें मालूम पड़ा हमें जल के ऊपर पढ़ाना है, लोगों को पानी बचाने के ऊपर हमें एक मैसेज देना है। एटलीस्ट सबको ये बात समझ नहीं आएगी कि पानी को बचाना है, लेकिन वहाँ 100 लोग बैठे हैं, अगर 100 लोग नाटक देख रहे हैं और उनके किसी 10 के भी माइंड में ये बात चली गई नाटक को देखने के बाद में कि यार हाँ मुझे आज से पानी बचाना है, तो भी हमारा काम हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कह रहे हैं कि कल्पना से अधिक वास्तविकता। कह रहे हैं नाटक असल में जो है जो असल चीज़ों के हकीकत को उजागर करता है। फिर कह रहे हैं नाटक में कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होती है। यही कारण है कि नाटक जीवन के अधिक निकट होता है। सच तो यह है कि उसमें वास्तविक जीवन की रूपता होती है। हम जैसे जो भी कोकिला बहू वाला नाटक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें हम देखते थे जो रसोड़ा है, तो कॉमनली यार सोसाइटी में खाना पीना तो सभी क्या होता है, लड़ाई झगड़े सभी क्या होते हैं, फेस्टिवल सभी क्या मनाए जाते हैं। तो हम इसीलिए भी नाटक को देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं। या मूवीज़ को हम इसलिए देखना पसंद कर रहे हैं, मूवीज़ भी एक तरीके से नाटक की ही जैसी होती हैं, है ना। उसमें कैरेक्टर अपना अपना रोल मतलब सब प्ले कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम ये देखते हैं। तो जहाँ पे हम अपनी लाइफ को रिलेट करके देख पाते हैं वहाँ पे नाटक आता है ना। नाटक को इसलिए ही तो देखते हैं भाई, हर इंसान देखता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या मैं कैसा रिएक्ट करूँगा। अगर आप किसी एक कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं, आपको जो कैरेक्टर अच्छा लग जाता है आप उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के साथ जस्ट ऐसा ही है, और सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि जो आप देखते हैं आप वैसा ही रिएक्ट करते हैं। तो नाटकों के माध्यम से भी आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है और बच्चों को सिखाने का आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और सीखेंगे भी। अच्छा, आप अगर नाटक देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, उसमें आपने कोई गाना सुना आपको वो याद रहेगा, क्या डायलॉग्स बोलेगा आपको वो याद रहेगा, यानी आप समझ पा रहे हैं ना। फिर कह रहे हैं कि विभिन्न रुचियों की संतुष्टि का साधन, यानी नाटक एक ऐसा साहित्यिक साधन है जिसके द्वारा मानव की विभिन्न रुचियों की संतुष्टि होती है। भरत मुनि ने भी स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई ज्ञान, योग, विद्या, कला अथवा शिल्प नहीं है जिसे नाटक के माध्यम से प्रस्तुत ना किया जा सके। मतलब सभी चीज़ों को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। कह रहे हैं नाटक में कहीं धर्म,
क्रीड़ा, अर्थ, कहीं धर्म, कहीं हंसी, कहीं रुदन, कहीं काम, कहीं श्रृंगार, बहुरंगी जो फव्वारे हैं वो फूटते रहते हैं। वीररस, रौद्ररस, निर्जर भी अपने पूर्ण वेग के साथ प्रवाहित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नाटक मानव की विभिन्न रुचियों की संतुष्टि का साधन एवं माध्यम है। मतलब नाटक जो है एक ऐसी विधा है जो कि शिक्षण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि चाहे वो हंसी, खुशी, दुख, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं आप लोगों के सामने। जैसे 4 बच्चों को उठा सकते हैं, क्योंकि विद्यालय तो एक छोटी सी सोसाइटी है, बच्चा वहाँ पे रोल प्ले करके, मतलब देखिए आप सेंटर में हैं, आप भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चों के साथ में, आप भी एक रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो बच्चा समझ पाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या चीज़ें नहीं है नाटक के माध्यम से। या केवल बच्चों के लिए ही नहीं, हम अलग से भी देखते हैं कई सारी चीज़ें। नुक्कड़ नाटक की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा भी कई सारे संदेश पहुंचाए जाते हैं। तो बच्चों के समूह में आप नुक्कड़ नाटक भी मतलब करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चे, आप मालूम पड़ा सड़क दुर्घटना के ऊपर आपको एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक आप करवा सकते हैं, जिससे कि आप सड़क पे ही लोगों को, जब आप बच्चों मतलब बड़े लोग ना बच्चों को करते देखेंगे या संदेश देते देखेंगे तो 2-4 नहीं, 1000 नहीं, चलिए कम से कम 100 लोग तो इस बात को सोचेंगे कि हाँ मुझे हेलमेट लगाना चाहिए, रेड लाइट का या फिर इन सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम नाटक के उद्देश्य देखेंगे कि सस्ता और सरल मनोरंजन का साधन नाटक को ही माना जाता है। यह करता है नाटक के द्वारा आचरण की प्रभावकारी शिक्षा देने का उद्देश्य भी आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। छोटे बच्चों को अपेक्षित रूप से चलने, बोलने, हाव भाव प्रकट करने, कुमार्ग से बचने, न्याय के लिए बलिदान करने तथा दुष्टों का निर्भय विरोध करने की प्रेरणा शिक्षा नाटक के द्वारा प्रशस्त की जा सकती है, ठीक है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी इसकी शिक्षा के उपयोगी उद्देश्य हैं। बच्चों के शुद्ध उच्चारण करने, सूक्ति, अब देखिए वहाँ पे जब वो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके भाषा का भी विकास हो रहा है, कई तरीके की भाषाओं को सीख रहे हैं। या हो सकता है कहानी में अलग अलग जैसे भाषा बोलने वाले जो लोग हों, कुछ हम देखते हैं कहानी में अलग अलग मतलब भाषा बोलने वाले कुछ अलग से कोड दिए गए होते हैं, अलग अलग भाषा में कुछ शब्द दिए गए होते हैं, तो बच्चे उनको भी उच्चारित कर पाएंगे और उनकी जो मतलब यहाँ पे डिक्शनरी अंदर है, उनकी जो शब्दकोश है उसमें क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी आ पाएगी, है ना, नए नए शब्द जुड़ पाएंगे, वो नई नई भाषाओं को भी सीख पाएंगे। अब देखिए कह रहे हैं सूक्ति तथा प्रशस्त गद्य पद्य याद रखने तथा सृजनात्मक ताकत को जागृत करने का अवसर शिक्षण नाटक शिक्षण द्वारा प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। नाटक शिक्षण द्वारा कल्पना, विवेचना तथा तर्क जैसी शक्तियों का विकास एवं परिष्कार आश्चर्यजनक रूप से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उपयुक्त बातों के अध्ययन के पश्चात हम सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि इनके उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदु के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम इन बिंदुओं के द्वारा, वो थोड़ा सा समरी थी, अब हम इनके उद्देश्यों को स्पष्टता से देखेंगे। अब देखिए कह रहे हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के मानव आचरणों एवं चरित्रों से परिचित करवाना, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं उन्हें मानव स्वभाव के व्यवहारिक रूप से परिचित करवाना, उन्हें मानव जीवन तथा समाजगत परिस्थितियों से परिचित करवाना। जितनी भी परिस्थितियां हैं उनको हम नाटक के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के समक्ष कर तो करेंगे ही करेंगे, और वही बच्चे जब आगे चल के हमारे राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो वही चीज़ जो है वो समाज में फैल जाएगी, क्योंकि बच्चे पहले छोटे समाज में होते हैं जो कि विद्यालय के रूप में हमारे सामने है। उसके बाद वो जब सोसाइटी में जाते हैं तो जो चीज़ें उन्होंने विद्यालय में सीखी हैं वो उसी को समाज में या सोसाइटी में अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें तो उन्हें विभिन्न अवसरों के अनुकूल आचरण करना तथा वार्तालाप करना सिखाना कि किससे किस तरीके से बात करनी है, कहाँ पे, मतलब हमें सभी धर्मों को पालन करना है या सभी की इज्जत करनी है, सबको अपना समझना है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए कह रहे हैं कि उन्हें वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, खाली सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, किताबों में घुसना नहीं है, ठीक है। खाली उनको पढ़ा दी स्टोरी खत्म कहानी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको पढ़ाया, उनको समझाया कि क्या कहानी एक्चुअली कह रही है या उसका उद्देश्य क्या है। पढ़ाने से पहले उनको ये भी बताइए कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, वरना पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। मतलब बच्चा ना पूछता है तो टीचर्स को ये बात पता नहीं होती है कि उनको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। उन्हें विषय के उद्देश्य भी पता होने चाहिए कि उनको ये विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है, कल को उनके ये विषय क्या काम आएगा, ठीक। तो और आपके विषय पे पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा कल को आपसे कोई प्रश्न पूछेगा और आपको नहीं आता होगा, ये बड़ी ही कठिनाई की बात हो जाएगी। तो आपको लगातार बेहतर करते रहना है और बच्चों का साथ देना है ताकि वो अपने जीवन के लिए तैयार हो सकें। जो सोसाइटी में उन्हें जीना है, जिस सोसाइटी
सोसाइटी में, उसके लिए वो खुद को तत्पर कर सके। कह रहे हैं उनमें वक्तृत्व कला को विकसित कर उन्हें सार्वजनिक भाषण करने में झिझक से मुक्त करना। आपने देखा होगा लोग स्टेज पे जाते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं, या बच्चा मॉर्निंग में आपने देखा होगा, मैं जाती थी तो जो बच्चे हैं वो क्या होता था, हाथ में पर्चा लिए हुए, हाथ उनका कांप रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इससे ना बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है, जब वो आगे बढ़ के उस चीज़ को करने का प्रयास करता है ना। जब आप बचपन से कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना तो आपको फिर सोसाइटी में लोगों के सामने बोलने में भी झिझक महसूस नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का एक्टिव रहना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आप पहले शांत रहते थे, बाद में अचानक से कैसे बोल सकते हैं लोगों से ज़्यादा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वाइगॉट्स्की तो कहते भी हैं हम समाज में रहेंगे तो हमें समाज के साथ ज़्यादा बेहतर आएगा, और समाज के साथ आपका पार्टिसिपेशन तब हो पाएगा जब आप विद्यालय में एक्टिव रहेंगे, है ना। आप बचपन में विद्यालय में जितना ज़्यादा एक्टिव हैं, यानी एक टीचर होने के नाते, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं होता कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, उसको डायरेक्शन देना एक शिक्षक का काम होता है। तो आप पहले विद्यालय में उसका खुलना यानी आत्मविश्वास उसका बढ़ाने का प्रयास करेंगे, देन वो सोसाइटी में जाएगा तो उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई होगा, है ना। ये सारी चीज़ें। उन्हें भावानुसार तथा प्रभावकारी वाचन की कला से निष्णात कराना। फिर कहना है उन्हें अभिनय कला से परिचित कराकर उनमें निष्णात कराना। उनमें साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना कि उन्हें साहित्य क्यों पढ़ाया जा रहा है, मतलब ये जो गद्य पद्य है या जो व्याकरण है उन्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके शब्दकोश का विकास, या जो अन्य उद्देश्य हैं वो भी आप बता सकते हैं कि हिंदी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, अगर पढ़ाई जा रही है, या फिर आपको इतिहास सामाजिक विज्ञान ये पढ़ाने का क्या उद्देश्य है उन्हें। क्योंकि आधे टाइम तो मुझे यही नहीं पता था, सच बता रही हूँ, मैं बचपन में थी तो मुझे आधे टाइम यही नहीं पता था कि एक्चुअली मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ें तब बोझ लगेंगी ना जब उन्हें पता नहीं होगा कि यार इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है ना। तो उन्हें इस बात का पता होना भी ज़रूरी है। बच्चा तब इंटरेस्ट लेगा जब उसे सारी चीज़ें पता होंगी और आप इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे या उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर पाएंगे एज अ टीचर होने के नाते। कह रहे हैं उन्हें इतिहास एवं संस्कृति से परिचित करवा सकेंगे, उनका जो कल्चर है या हमारे जितने भी हम अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर है हमारा, है ना, तो वो कहाँ का पहनावा, कहाँ की बोली, कहाँ की भाषा, हर एक संस्कृति का सम्मान करना सीख सकें, हमारी जो सभ्यता है उसको समझ सकें। तो इन सब चीज़ों से उन्हें परिचित करवाना काम है, और इसका आप एक टीचर होने के नाते ये सब आपके काम है। कह रहे हैं छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन करना और मोहना, ठीक है। तो देखिए जिस चीज़ में ना बच्चे मज़े लेंगे, और जब रोल प्ले करने की बात आती है ना तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। जैसे 15 अगस्त है या 26 जनवरी है तो डांस करना या गाना, जो एक्टिविटी से रिलेट करता है जिसमें बच्चा खुद एक्टिव रहे, उस चीज़ को बच्चे को करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप ऐसा ध्यान रखेंगे कि देखिए नाटक को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जा रही है क्योंकि वो बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो बच्चों को भी वो चीज़ समझ में आएगी। मैंने क्या कहा, कोई पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, छोटा हो बड़ा हो, नाटक सभी को समझ आता है कि एक्चुअली क्या बताने की कोशिश की जा रही है ना। तो यही चीज़ है, तो बच्चे को आसानी से वो चीज़ें समझाई जा सकती हैं एक नाटक के माध्यम से। जो इंटरेस्ट, जैसे कोई मंद बुद्धि का बालक है तब भी वो समझ लेगा कि एक्चुअली नाटक में क्या बताया जा रहा है ना। थोड़ा थोड़ा तो उसे भी कहानी पता होगी कि क्या बताया गया था, कौन कैसी ड्रेस पहना था या कौन क्या कह रहा था। फिर कह रहे हैं उनमें साहित्यिक सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, ठीक है। अब कह रहे हैं नाटक शिक्षण की प्रमुख प्रणालियां कौन कौन सी हैं। तो नाटक शिक्षण की प्रमुख प्रणालियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है अर्थबोध प्रणाली। इस प्रणाली का प्रयोग प्राय स्कूलों में किया जाता है। इस प्रणाली में शिक्षक अपेक्षित नाटक का वाचन करता है तथा पठित अंशों का अर्थ भी कहता चलता है। कतिपय शिक्षक को नाटक का वाचन भी छात्रों से ही कराते हैं। उसकी ओर से ये मात्र तात्पर्य भर स्पष्ट कर देते हैं। इस प्रणाली में पाठ्यपुस्तक प्रधान होती है, उसका वाचन तथा अर्थ कथन मात्र शिक्षक का कार्य होता है। यह प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। इसमें ना तो मनोरंजन होता है, ना अभिनय होता है और ना ही कथन की या फिर में ही स्वाभाविकता आती है। सच पूछा जाए तो यह प्रणाली कोई प्रणाली ही नहीं है। अब जैसे कि किताब से ही बच्चे देख देख के पढ़ रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है ना। हर बच्चे को किताब थमा दी गई है और टीचर जैसे बच्चा पढ़ता जा रहा है और टीचर उसका अर्थ बताता जा रहा है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। बच्चा ना एक्टिव है, वो सिर्फ उसको किताब ही पढ़वाई जा रही है, तो ये तो गलत है। मतलब हालांकि टीचर समझा रहा है लेकिन बच्चों को समझ में ही आता, तो फिर बात ही क्या थी।
ये जो हमारे जो माध्यमिक स्तर के लिए भी अच्छी नहीं है, और ये हमारी जो हमारे प्राइमरी स्तर यानी प्राथमिक स्तर है उसके लिए भी बेहतर नहीं मानी जाती है। उसमें हम पूरा अच्छे से जब उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे तब जाके काम बनेगा। ये मतलब कक्षा 9 से 12 तक के लिए हो सकती है, बट ये हमारे कक्षा 6 से लेकर 8 तक या 1 से 5 तक के बच्चों के लिए नहीं हो सकती है। कह रहे हैं व्याख्यात अथवा समीक्षा प्रणाली। यह प्रणाली नाटक को उच्च श्रेणी में शिक्षण करते समय काम में लाई जाती है। इसमें चरित्र, कथोपकथन, भाषा शैली, कथा, पात्र आदि की वर्णन उद्धृत की जाती है। व्याख्या का माध्यम कथन तथा प्रश्नोत्तर होते हैं। इस प्रणाली में पठित नाटक के दोषों को और गुणों को उल्लेखित एवं प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्य शिक्षक ही मुख्य रूप से करता है। तुलना, दृष्टांत एवं आचार्य मान्यताओं द्वारा शिक्षक अपनी समीक्षा को क्या करता है, पुष्ट बनाता है। इस विधि से छात्रों में गुण दोष विवेचना की शक्ति का विकास होता है, परंतु अन्य सभी उद्देश्य गौड़ पड़ जाते हैं। उच्च कक्षा में यह प्रणाली उपयोगी एवं प्रभावकारी है। यानी ये जो प्रणाली हम अभी समझ रहे थे, जो व्याख्या प्रणाली है, आप देखिए जो छोटे बच्चे ना वो ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, उनको ना खुद से ही एक्टिविटी करनी होती है। चाहे वो हम एक कक्षा, बल्कि प्राथमिक स्तर पर तो ये बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि आप कुछ समझाएंगे बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, जब वो खुद से करेंगे, जैसे आप कुछ बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, आपने उन्हीं से 5 बच्चों को उठा लिया और वो यहाँ कुछ बता रहे, तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। आप खुद बताएंगे तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना कि उन्हीं में से कोई बच्चे उठ के आएंगे और यहाँ पे कुछ प्रस्तुतिकरण देंगे, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उन्हीं का जो एज ग्रुप है वो यहाँ के कुछ प्रदर्शित कर रहा है। आपका काम सिर्फ गाइड का होगा। लेकिन यहाँ जो व्याख्या है तो वो 9th से लेकर 10th तक या फिर उससे भी आगे के स्तर पर काम में आती है। अगर हम बात करें तो प्रयोग प्रणाली, कह रहे हैं यह सर्वविदित है कि नाटक दृश्य काव्य है, अतः रंगमंच पर उतार कर ही इसे प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। चरित्र में सजीवता, भाषा में प्रभावकारिता तथा कथोपकथन में स्वाभाविकता तो नाटक को रंगमंच पर अभिनीत करके ही लाई जा सकती है। नाटक की सार्थकता एवं मौलिक अस्तित्व तो अभिनय में ही होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाटक शिक्षक की सबसे बढ़िया प्रणाली है। फिर कह रहे हैं रंगमंच पर उसको असली प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण, यही वजह है कि इस प्रणाली को रंगमंच अभिनय प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि हर किसी को ना अभिनय करना भी नहीं आता होता है। इस प्रणाली में छात्रों को असली ज्ञान प्राप्त होता है। वे सक्रिय होकर कथोपकथन याद करते हैं, अपने अपने डायलॉग्स याद करेंगे, उसको बोलेंगे, उनकी भाषा का विकास होगा, उनमें अन्य मानसिक, तार्किक, शारीरिक, मतलब कई तरीके के विकास उनके अंदर होंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट एक तरीके से कह सकते हैं। उच्चारण शुद्ध करते हैं, भावपूर्ण तरीके से बोलना सीखते हैं तथा उनका अभ्यास करते हैं, और इस प्रकार नाटक के संदेश को आत्मसात भी करते हैं। प्रत्येक जो बच्चा है वो अपना अपना रोल प्ले करेगा, अपने अपने डायलॉग्स याद करके आएगा, अपना अपना ड्रेसिंग सेंस जो भी उनका होगा वो अलग अलग से लेके आएगा। तो टीचर का काम क्या है, सिर्फ गाइड करने का है कि कैसे आपको एक रास्ता दिखाना है, बच्चों को सब कुछ खुद ही है। फिर देखिए कह रहे हैं भावपूर्ण तरीके से बोलना सीखते हैं तथा इस संदेश को आत्मसात भी करते हैं, परंतु इस प्रणाली में सभी छात्रों को नाटक में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। कुछ बच्चों को ही आप लेंगे, ऐसा तो नहीं पूरी कक्षा भाग ले लेगी नाटक करते समय, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे हैं इन दोषों के होते हुए भी यह प्रयोग या रंगमंच अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली है और इसको बड़ी सफलता मिली है। देखिए इसमें क्या है, ये देखिए प्रयोग की जहाँ बात होगी ना वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रयोग प्रणाली ऐसी है जिसमें आप 3-4 बच्चों को, हाँ बारी बारी करके कह सकते हैं, लेकिन आप एक साथ सभी बच्चों का मतलब भागीदारी नहीं करवा सकते हैं, लेकिन ये तब भी बेहतर प्रणाली मानी जाती है और ये प्राथमिक स्तर के लिए और माध्यमिक स्तर के लिए बेहतरीन मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। आदर्श नाट्य पाठ प्रणाली की बात करें तो इस प्रणाली में अध्यापक को ज़्यादा सक्रिय रहने की आवश्यकता लेती है। शिक्षण करने वाला अध्यापक ही वर्ग के बाह्य और आंतरिक परिवेश की देख रेख करता है। वह प्रत्येक पात्र के संवाद को उसके अनुरूप हाव भाव के साथ बोलता है। इससे छात्रों को पात्र के चरित्र का स्पष्ट अभाव हो जाता है, उसमें अर्थ कथन का स्थान नहीं है। शिक्षक ही कुछ इस प्रकार के संवाद बोलता है एवं हाव भाव प्रदर्शित करता है, जिसमें भाषा के जो शिक्षक होते हैं उनका विशेष महत्व होता है, क्योंकि उनकी और नाटक का जो मतलब प्रस्तुतिकरण है वो हिंदी शिक्षक के द्वारा, यानी जिसका भाषा शिक्षक है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, उसका
जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उन जो भाषा के शिक्षक हैं उनके द्वारा नाटक का जो आयोजन है वो करवाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो स्पष्टता होगी, उनका जो हाव भाव होगा वो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि किसको किस तरीके से आप अगर गुस्से वाला दिखाना चाहते हैं तो आपके चेहरे पे कैसे भाव होने चाहिए, ये भाषा शिक्षक अधिक अच्छे तरीके से ढंग से बता सकता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं इस प्रणाली में छात्र मात्र श्रोता एवं दर्शक बनकर रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त पठित नाटक के तत्वों की व्याख्या भी इस प्रणाली के द्वारा होना असंभव हो जाता है। इन दोषों के होते हुए भी यह प्रणाली उचित है। अब देखिए कह रहे हैं कक्षा अभिनय प्रणाली, नाम से ही पता चलता है, किंतु शिक्षा और नाटक में यह है कि छात्र शिक्षक फर्क इशारे करते हैं और इनके पास रंगमंच जैसा पोशाक नहीं होता, लेकिन नाटक में सारी वस्तु होती है, इसलिए अच्छा लगता है। इसमें नाटक के विभिन्न पात्रों के रूप में कार्य करने वाले छात्र वर्ग के सम्मुख अपने अपने संवाद का भावपूर्ण ढंग से पाठ करते हैं। कक्षा अभिनय प्रणाली में वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग नहीं होता है। इस प्रणाली में से शिक्षण में रंगमंचीय प्रणाली को जो है वो माना जाता है, रंगमंचीय प्रणाली माना जाता है। इस प्रणाली को कक्षा अभिनय से आप समझ ही पा रहे हैं, कक्षा में ही अभिनय किया जाता है, बाकी तो अलग से भी रंगमंच पर प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे उद्देश्य थे और कई प्रणालियाँ थीं और कई सारी चीज़ें हम लोगों ने महत्व और उपयोगिता को समझा, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।